नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पॉलीटेक्निक क्लासेस के एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूं, जिनको आप लोगों को याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या कह रहा है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ये हमेशा ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, नहीं तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल, और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी, जिसको हम लोग अगर जूल में चेंज करेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 4200 जूल। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, इसको इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा से दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, या तो न्यूमेरिकल बनेगा या तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो आप लोगों को एक चीज़ याद में रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यस इक्वल टू क्यू अपॉन में एम मल्टीप्लाई में डेल्टा टी, जहाँ पे एम द्रव्यमान है, क्यू ऊष्मा है, डेल्टा टी ताप में वृद्धि है, और विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पे यस द्वारा डिनोट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है दोस्तों कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को भी आप लोगों को याद करना है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ग्राम को किग्रा में चेंज कर दिया, कैलोरी को किलो कैलोरी में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया 1 किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। या फिर हम इसको कह सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, यानी कि जूल में चेंज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसमें यम द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन नियत रहता है, इसे यस वी से निरूपित करते हैं। ठीक है, जब आयतन नियत रहेगा तो विशिष्ट ऊष्मा को एस वी से निरूपित करेंगे। और अगला कह रहा है कि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसमें यम द्रव्यमान के लिए गए गैस का दाब नियत रहता है, और इसे एस पी से डिनोट करते हैं, यानी कि इसमें दाब नियत रहता है, और इस विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग एस पी से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या फॉर्मूला है। तो अगला जो फॉर्मूला है वो है अवशोषकता या फिर अवशोषण क्षमता से रिलेटेड। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है कि वस्तु की अवशोषकता, यानी कि जिसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा बटे पृष्ठ पर कुल आपतित विकिरण की मात्रा। इस पे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराया था एक बार, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे अवशोषण क्षमता का अनुपात, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। आदर्श कृष्णपिंड जैसे दीप, काजल की अवशोषण क्षमता सबसे अधिक लगभग 0.096। ठीक है, अभी देखिए इसका ये जो फॉर्मूला था, इसका कोई मात्रक नहीं होता और कोई बीमा नहीं होता, क्योंकि ये एक अनुपात है। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर अनुपात रहेगा तो उसका कोई मात्रक ना होगा, ना तो बीमा होगा। अब यहाँ पे आगे कहा है कि आदर्श कृष्णपिंड जैसे कि दीप, काजल की अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है, और ये कितनी होती है 1, यानी कि लगभग 0.96 होती है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो है वो आदर्श कृष्णिका, यानी कि आइडियल ब्लैक बॉडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जो वस्तु
अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है उसे कृष्णिका कहते हैं। यानी कि जो चीज़ अपने अंदर उसके ऊपर जितने भी प्रकाश आ रहे हैं वो सबको अवशोषित कर लेती है, वो आदर्श कृष्णिका कहलाती है। कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता का मान 1 अर्थात 100% होता है। वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्ण अवशोषक नहीं होती है। देखिए दोस्तों, जो कृष्णिका यानी कि जो कृष्णिका होती है वो अपने अंदर प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, लेकिन ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो किसी प्रकाश को, अपने ऊपर पड़ रहे प्रकाश को 100% अवशोषित कर ले। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अवशोषण क्षमता का मान 1 या 1 से कम होता है। यह मान सर्वाधिक 0.096 दीप के लिए होता है। यानी कि दोस्तों, अवशोषण क्षमता जब भी आप लोगों के एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो उसका आंसर कितना आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 1 से कम आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, या तो उसका मान 1 आएगा या फिर 1 से कम आएगा, क्योंकि ये इसका नियम ही है कि अवशोषण क्षमता का मान इतने के बीच में ही आता है। और सबसे अधिक किसका मान होता है, 0.096 दीप काजल का मान होता है अवशोषण क्षमता में। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर में दोस्तों आप लोगों को इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, जो भी न्यूमेरिकल आएगा सब क्लियर हो जाएगा। अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट में से किसी एक चीज़ को दिया और एक चीज़ पूछा है तो इन दोनों का यूज़ कर लेंगे। अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन में से कोई एक चीज़ दिया है और एक चीज़ पूछ रहा है तो इतने का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और अगर केल्विन और सेल्सियस में कोई चीज़ दिया है और उनमें से एक पूछ रहा है तो इसके इक्वल में इसको यूज़ कर लेंगे। तो इससे दोस्तों आप लोग कंपेयर करके फॉर्मूले बेस से क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप लोग उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए अगला क्या है, अगला भी टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन अधिकतम होता है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन के साथ घनत्व भी बदलाव आता है। यानी कि अगर वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका जो आयतन है उसके साथ साथ उसके घनत्व में भी चेंजेस देखने को मिलेंगी। द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक उसके आभासी प्रसार गुणांक तथा वास्तविक प्रसार गुणांक के योग के बराबर होता है। यानी कि जो वास्तविक प्रसार गुणांक होता है वो उसके आभासी प्रसार गुणांक तथा वास्तविक प्रसार गुणांक के योग के बराबर होता है। और फिर वही टेम्परेचर का फॉर्मूला जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है। अब अगला क्या है, अगला भी ऊष्मा से रिलेटेड कुछ है, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है इसमें, गुप्त ऊष्मा के 2 प्रकार, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2.268 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल किग्रा इनवर्स होती है। ठीक है, 100 डिग्री पर जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है, 2.268 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल किग्रा इनवर्स। अगला कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के गलन की ऊष्मा कितनी होती है, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल किग्रा इनवर्स। ये वैल्यू याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आप लोग याद कर लेना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के गलन की ऊष्मा कितनी होती है, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल किग्रा इनवर्स। अब अगला क्या है कि यदि किसी मात्रक की अभिव्यक्ति में ताप 2 तापों का अंतर हो तो केल्विन को सेल्सियस में या फिर सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक कंडीशन बता रहा है कि यदि किसी मात्रक की अभिव्यक्ति में ताप 2 तापों का अंतर हो तो केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। आई होप आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और सभी फार्मूले को नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है।